नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसएचजी गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं अभिनव श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप न केवल बेहतर होंगे बल्कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि आपको एसएचजी प्लेटफॉर्म पर, एसएचजी गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर मैं यानी अभिनव श्रीवास्तव देने वाला हूं कुछ ऐसा जो न केवल आपकी सफलता और आपकी कामयाबी को सुनिश्चित करेगा बल्कि आपको बढ़त देगा अपने साथ तैयारी कर रहे उन सभी प्रतिस्पर्धियों और प्रतियोगियों पर जो बिना किसी एक विस्तृत और स्पष्ट रोड मैप के सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज दोस्तों कि अगर आपके सामने ये स्पष्ट नहीं है कि आपको कहां जाना है तो ये बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जा रहे हैं। इसलिए अगर आपका मकसद तय है, रास्ता स्पष्ट है, तो बिना किसी रुकावट के आप न केवल निर्बाध गति से उस रास्ते पर बढ़ सकते हैं बल्कि जल्द ही पहुंच जाएंगे आप अपनी कामयाबी और अपनी उस मंजिल तक। तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही मैं अभिनव श्रीवास्तव मौजूद हूं आपके साथ एसएचजी गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज पिछले वीडियोस में हमने आपसे एक कंप्लीट डिस्कशन किया था कि कुछ टॉपिक्स को पढ़ा जाए, साथ ही साथ फिर मैंने आपको इतिहास के बारे में भी बताया होगा दूसरे वीडियो में कि इतिहास जैसे विषय में हमें किन टॉपिक पर फोकस करने की जरूरत है और किस तरह का अप्रोच हमारा होना चाहिए। इसी अप्रोच को केंद्र में रखते हुए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में उस विषय पर जिसे लेकर के छात्रों में बहुत भ्रम की स्थिति रहती है। छात्र कई बार ये नहीं समझ पाते कि इन विषय के प्रश्नों को कैसे तैयार किया जाए। क्या ये सिर्फ पारंपरिक जानकारी को बटोरने से ही इस सवाल को हल किया जा सकता है, इस सेगमेंट को हल किया जा सकता है, या फिर हमें जरूरत होती है कुछ ऐसे करंट अप्रोच की ताकि हम अपने इस सेगमेंट को, यानी जिस विषय पर आज आपके सामने मैं आपके बीच मौजूद हूं डिस्कशन करने के लिए, इस विषय को अगर हम करंट अप्रोच के साथ जोड़ दें तो क्या यह हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसी चीज को समझते हुए, इसी चीज पर विश्लेषण करने के लिए आज का यह सेशन हमने आयोजित किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शॉर्ट वीडियो में कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जहां से स्पष्ट रहिए कि आयोग इनसे बाहर आपसे सवाल नहीं करने वाला, क्योंकि दोस्तों ये तैयार किए गए हैं आपके प्रीवियस कम से कम 7 से 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को स्टडी करके। और ये केवल दूसरे चैनलों की तुलना में आपके लिए केवल एक मनोरंजक क्लास नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं है, मकसद है आपकी कामयाबी तक आपको पहुंचाना। क्योंकि जब रास्ते स्पष्ट हो, मंजिल स्पष्ट हो, तो जरूरत होती है सिर्फ एक ऐसे हमसफर की जो न केवल आपके सफर को आसान बनाए बल्कि रास्ते में आने वाली रुकावट से, रास्ते में आने वाले खतरों से आपको बचाए भी और आगाह भी करे। और इसी भूमिका के साथ मैं आपके बीच मौजूद हूं। दोस्तों, चर्चा होनी है आज आपसे अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर। आप सब इस बात को जानते हैं कि इकोनॉमी का जो सवाल होता है, इकोनॉमी का जो पोर्शन होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा घुमाऊ होता है, थोड़ा सा एक तरह से भ्रामक स्थिति वाला सवाल बनाता है। लेकिन इस भ्रामक स्थिति में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कुछ आंकड़ों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो ये पूरा सफर आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें यहां पर जानने की जरूरत होती है कि हम पता करें कि एक्चुअल में अर्थव्यवस्था क्या है। यानी डिस्कशन करेंगे हम यहां पर अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या है, अर्थव्यवस्था किस चीज की मांग करती है। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमी जस्ट लाइक एडम स्मिथ बाय द बुक, यानी वो किताब जिसे हम कहते हैं द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। पूरा नाम अगर मैं लूं तो ज्यादातर लोग तो इसे वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस किताब के साथ हमारी शुरुआत होती है। एडम स्मिथ को हम अर्थव्यवस्था का पिता या अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। तो याद रखिए, पहले तो आपको यह समझ लेना है कि आपको अर्थव्यवस्था पढ़नी है, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, क्योंकि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों की बात करता है, लेकिन हम जब अर्थव्यवस्था कहते हैं तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग कैसे होता है, यही इस विषय में चर्चा का मूल कारण बनता है, मूल कंटेंट बनता है। दूसरी चीज दोस्तों, इसी में हम जानेंगे क्या अंतर होता है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। किन कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवादी न बनाकर, पूंजीवादी न बनाकर हमने मिश्रित बनाया, क्या प्रभाव पड़ता है इनका, यह सब चीज इसके सबसे शुरुआती सिद्धांतों में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद मूल आर्थिक अवधारणाएं आती हैं, यानी कि जो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट हैं, खासकर देश की जीडीपी को लेकर के,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसे, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट और पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम। दोस्तों समझा यह जाता है कि टोटल पॉपुलेशन को, अगर टोटल पॉपुलेशन से हम भाग दे दें किस चीज को दोस्तों, अगर देश की कुल टोटल इनकम को, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, अगर इसे भाग दे दें टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें प्राप्त हो जाता है पर कैपिटा इनकम। लेकिन क्या हम ये पर कैपिटा इनकम खर्च कर सकते हैं? जी नहीं। जब तक हम इसमें से डायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम इसे यानी कि व्यय योग्य आय नहीं मानते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय आय की गणना के तरीकों की हम बात करते हैं। उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद भारत में आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करेंगे। दोस्तों बात होगी यहां पर एम विश्वेश्वरैया के प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के उस कॉन्सेप्ट की। साथ ही साथ फिक्की की क्या योजना थी, कांग्रेस योजना क्या थी, साथ ही साथ सर्वोदय योजना क्या थी, गांधीवादी योजना क्या थी, मार्क्सवादी योजना क्या थी और प्लस बॉम्बे प्लान क्या था। ये सारी चीजें बताती हैं उन परिस्थितियों को जिन परिस्थितियों में निर्माण हुआ पंचवर्षीय योजनाओं का। सोवियत संघ से हमने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया। सोवियत संघ में क्या यह व्यवस्था काम कर पाई, क्या इसने भारत में आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने में हमारी मदद की, कितनी मदद की, क्या गरीबी को उन्मूलित करने के हमारे लक्ष्य प्राप्त हुए, क्या वर्तमान में अगर रंगराजन कमेटी की बात करें तेंदुलकर कमेटी की, बात करें अहलुवालिया कमेटी की या लकड़ावाला कमेटी की, तो इनमें से कौन सी कमेटी के द्वारा दी गई संस्तुतियां ज्यादा कारगर तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को समझने में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं, ये सब कुछ यहां पर डिस्कस करना होता है। भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे, खासकर मनमोहन सिंह के समय में हुए उदारीकरण की बात करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, साथ ही साथ एक ऐसे वित्त मंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपना योगदान भारत के आर्थिक नीतियों को सुधारने में दिया है, जिसका परिणाम है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का जो लक्ष्य लेकर हम चल रहे थे, उस ओर हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और इसमें से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए दोस्तों, तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर उत्तर प्रदेश ने भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। सबसे बड़ी बात कि इस बार का जो बजट रहा है दोस्तों, आपको पता है कि 8,08,000 करोड़ का लगभग बजट रहा, और भारत के किसी भी राज्य में अगर देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसी बजट को दोस्तों डिस्कस करेंगे हम लोग केंद्रीय और संघीय बजट के साथ मिला करके। साथ ही साथ हरित क्रांति और कृषि विकास पर बात करना जरूरी है। क्या योगदान है नॉर्मन बोरलॉग का, क्या योगदान है एमएस स्वामीनाथन का, ये सारी बातें भी हमें यहां पर डिस्कस करनी होंगी। एमएसपी जिसे हम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कहते हैं, जिसे लेकर के लंबे समय से किसानों और सरकार के बीच गतिरोध कायम है, कैसे ये गतिरोध दूर किया जाए, कैसे किसानों को संतुष्ट किया जाए, कैसे किसानों की आय को दोगुना किया जाए, और कैसे कृषि को जो अब एक घाटे का सौदा बन चुका है किसानों के लिए, कैसे उसे उनके लिए मुनाफे का व्यवसाय बनाया जाए, इन सारी नीतियों पर भी हमें यहां पर चर्चा करनी होती है। प्लस इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भी बात करना हमारे लिए जरूरी होगा। कृषि उत्पादन और फसलों की बात करें तो खरीफ, रबी और जायद में कौन कौन सी फसलें होती हैं, क्या सरकार ने इन फसलों में क्या समर्थन मूल्य दिया है, क्या बढ़ाया क्या घटाया, क्या है इलेक्ट्रॉनिक मंडियां, ई मंडी, इन सब चीजों को भी हमें यहां पर डिस्कस करना होता है, क्योंकि ये सवाल हमारे एग्जाम्स में लगातार बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को अगर करंट अफेयर के साथ जोड़कर पढ़ा जाए तो यह विषय हमारे लिए कहीं ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन मूलतः करंट अफेयर्स की प्रवृत्ति से काफी करीब, काफी निकटता से जुड़े हुए होते हैं। और अगर करंट घटनाओं के आंकड़ों का समावेशन कर दिया जाए उत्तरों को चुनने में, तो हमारा उत्तर न केवल प्रभावी और सटीक होगा, बल्कि हम होने वाली गलतियों से भी काफी हद तक बच पाएंगे, और ऐसे में सुनिश्चित करेंगे हम अपनी कामयाबी को, अपनी सफलता को। दोस्तों इसके बाद भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती की बात करना, जीएम फसलों की बात करना, जिसमें बीटी कपास, बीटी बैगन और बीटी चावल या गोल्डन राइस का नाम लिया जाता है,
आपको पता है दोस्तों कि भारत फिलहाल किसी भी जीएम क्रॉप्स को खाने योग्य फसलों के रूप में स्वीकार नहीं करता, लेकिन वहीं चाइना की बात करें तो चाइना ने इस जीएम क्रॉप्स की मदद से न केवल अपने उत्पादन में सुधार किया है, बल्कि बहुत सारी ऐसी दुर्लभ प्रजातियां विकसित करने में वो कामयाब रहा जिन्हें हम क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स के तौर पर भी जानते हैं, जिन पर पर्यावरण के प्रतिकूल दशाओं और परिस्थितियों का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कृषि संकट और किसान आंदोलन की बात जहां तक है दोस्तों, तो किसान आंदोलन मैंने अभी डिस्कस किया, उस पर भी हमें चर्चा करनी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की क्या रकम है, किस तरह से इसका हस्तांतरण किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी सिस्टम इसमें कैसे काम करता है, आधार कार्ड से कैसे इसे लिंक किया गया, क्या है फसल को बेहतर बनाने और उपज को बढ़ाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, क्या है इस बार के बजट में केसीसी की लिमिट को बढ़ाना, और कैसे हम आने वाले टाइम में और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मंडियों का निर्माण करेंगे, इसको लेकर सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, इस पर भी हमें आपको बात करनी होती है। दूसरी चीज अगर बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और कोल्ड स्टोरेज। भारत में चूंकि उसकी उत्पादन क्षमता से ज्यादा अनाज उगाया जाता है, लेकिन अगर हमारे पास अभी भी उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक 6 साल की बच्ची खाना मांगते मांगते अगर दम तोड़ देती है, तो फिर क्या मतलब रह जाता है हमारे उत्पादन का। सवाल यह भी है दोस्तों कि इस उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ कैसे हम फूड स्टोरेज कैपेसिटी को भी अपनी बढ़ाएं, क्या तरीके हैं कोल्ड स्टोरेज को बढ़ाने के, क्या इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, इस विषय पर भी हमें यहां पर बात करनी होगी। भारत के प्रमुख उद्योगों इंडस्ट्रीज की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें लौह इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल्स और आईटी सेक्टर को लेकर के भी बहुत सारे सवाल यहां पर पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं। कुछ खास अभियानों की बात करना जरूरी होगा, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया की बात करें, और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत की बात करना भी यहां पर जरूरी होगा। क्योंकि सरकार की नीतियों से ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सभी प्रकार के कार्यक्रमों को भारत केंद्रित बनाने के लिए किस तरह से हम निवेश को भारत में विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसे लेकर के भी सरकार के पास अपनी नीतियां क्या हैं, क्या स्ट्रेटजी है आने वाले भविष्य के लिए, यह सब कुछ यहां पर डिस्कस करना होगा। सर्विस सेक्टर के साथ साथ यहां देखिए एमएसएमई की बात करेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। सर्विस सेक्टर के साथ उसका क्या योगदान है देश की जीडीपी में, क्या सबसे बड़ा टैक्स पेयर सेक्टर सर्विस सेक्टर है, इसमें कितनी हकीकत है, ये यहां पर डिस्कस करेंगे। डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट, और आपको पता है कि भीम पे और यूपीआई, जिसे हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं दोस्तों, और ई कॉमर्स का क्या स्वरूप है, कैसे ये किसानों को लाभ पहुंचाएगा और कैसे उनकी आय को दोगुना करेगा, ये भी हमें यहां पर डिस्कस करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के साथ साथ हमें जानना होगा रीजनल रूरल बैंक्स को, और आज के सिनेरियो में अगर बात करें तो एक चीज है जिसे हम लोग स्मॉल फाइनेंस यूनिट, माइक्रो एंड स्मॉल फाइनेंस यूनिट्स के तौर पर देखते हैं, उनको भी हम यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, मुद्रा क्या है, क्राउथर जैसे अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की क्या परिभाषा दी है, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इसे हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्या होती है सन्निकट मुद्रा, क्या होती है हॉट मनी, क्या है फ्यूचर मनी, और क्या है प्लास्टिक मनी एंड डिजिटल करेंसी, जिसमें बिटकॉइन का नाम सबसे ऊपर आजकल लिया जा रहा है। इन चीजों को भी यहां पर डिस्कस करना होगा, क्योंकि सवाल करंट अफेयर्स के साथ साथ इकोनॉमी के मेन कॉन्सेप्ट से भी जुड़े होते हैं, और अगर इन दोनों मुद्दों पर आपकी पकड़ नहीं है तो निश्चित तौर पर आप इन सवालों को हल करने से चूक सकते हैं, और आपकी छोटी सी चूक पीछे कर देगी आपको दोस्तों हजारों लाखों प्रतियोगियों से, जो शायद ये चूक नहीं करेंगे। इसलिए डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीतियां और राजकोषीय नीतियां कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती हैं, यह भी चर्चा का विषय बनेगा। बैंकिंग प्रणाली, जैसा मैंने बताया, क्या होते हैं नेशनल बैंक, क्या है कॉमर्शियल बैंक, क्या है शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, क्या है पेमेंट सिस्टम, हमारे पेमेंट बैंक क्या है, या फिर जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी की बात आती है, यानी पोस्ट ऑफिस अब कैसे बैंकों की तरह काम कर रहे हैं, इसको लेकर के भी आपके पास अच्छे सवाल है। एनबीएफसी, जैसा मैंने आपको बताया, इन्हीं को मैंने नाम दिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जहां पर कॉमर्शियल या फिर
नेशनल बैंक नहीं है, जहां कोई रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, वहां वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को कैसे एनबीएफसी पूरा कर रही है, सरकार की क्या रणनीति है इसे लेकर, यह आपको समझना होगा। दूसरी चीज दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की बात करना है। भारत की क्रेडिट के बारे में तमाम रेटिंग एजेंसी, जिसमें क्रिसिल, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी एजेंसीज क्या भारत की रैंकिंग करती हैं, निवेश की क्या संभावनाएं हैं, क्या इन्वेस्टर्स का पैसा यहां सुरक्षित है, क्या भारतीय शेयर बाजार उन्हें तगड़ा रिटर्न दे सकता है, इन सारी परिस्थितियों पर भी सवाल खड़े होते हैं। डिजिटल बैंकिंग, जैसा मैंने पहले भी बताया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सीबीडीसी जैसे, यानी कि डिजिटल रुपया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच जो सहयोग होता है आर्थिक रूप से, वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की संरचना, उसके प्रमुख और सदस्य और हाल ही में गठित नए वित्त आयोग, उसके अलावा बजट और उसकी प्रमुख बातें, क्या आया क्या गया, किस योजना पर कितना पैसा खर्च हुआ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली और जीएसटी ने कैसे 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया, क्या कारण है कि कुछ चीजें अभी भी वैट के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, पेट्रोलियम क्यों जीएसटी में शामिल नहीं किया गया, ये सारे सवाल भी आपसे पूछे गए हैं। सब्सिडी यानी छूट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आर्थिक असमानता यानी इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए क्या रणनीति है सरकार की, वित्त मंत्रालय की और भारत सरकार की, ये भी समझना होगा। कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रमुख संगठन जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईबीआरडी जो कि विश्व बैंक का ही एक दूसरा नाम है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की संरचना पर हम लोग बातें करेंगे। भारत की विदेशी व्यापार नीति, साथ ही साथ निर्यात संवर्धन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, एक्जिम की बात करें तो क्या नीतियां हैं वो बात करेंगे हम लोग। मुद्रा विनिमय यानी करेंसी एक्सचेंज की बात करेंगे, साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार यानी जो डॉलर का भंडार है हमारा, वो कैसे घट या बढ़ रहा है, कैसे घटता बढ़ता है, किन फैक्टर्स पर यह डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ कैसे भारतीय रुपया डॉलर के सापेक्ष लगातार निचली उपलब्धियों को हासिल कर रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, क्या प्रभाव होगा इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर, क्या पूरे कर पाएंगे हम अपने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का रिकॉर्ड, और क्या सचमुच आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाने तक भारत बन चुका होगा दुनिया का एक विकसित देश, इसकी संभावनाओं पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनमें भारत की स्थिति, जिसमें G20, ब्रिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, जिसे ओपेक समूह के देश कहते हैं यानी खाड़ी देश कहते हैं, इनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्रभाव है भारत पर इनका, और भारत का संबंध इनके साथ कैसा है, ये भी हमारी आपकी चर्चा का विषय बना रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों इन चीजों के साथ अगली क्लास में आपसे, क्योंकि मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आ रहा हूं सबसे पहले कल ही से, यानी कि कल तारीख होगी आपकी जिसे हम कहेंगे 9 मार्च, है ना। तो इस 9 मार्च या 8 मार्च की तारीख, माफ करना 9 नहीं बल्कि 8 मार्च से ही दोस्तों हर रात 8 बजे मैं अभिनव श्रीवास्तव आपसे मिलूंगा एसएसजी गुरुकुल के इसी प्लेटफॉर्म पर, लेकर सबसे पहले वो विषय जिसे न केवल प्रतियोगी छात्र और सिविल सेवा के एस्पिरेंट अपने लिए कठिन मानते हैं, बल्कि उसकी तैयारी पर कई बार बड़े एक तरह से बेमन से वो अपना प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, और जब उन्हें इसका अपेक्षित नतीजा और परिणाम नहीं मिलता तो ये उनकी हताशा का, उनकी अवसाद का कारण बनता है। तो नहीं बनने देगा एसएसजी गुरुकुल आपके लिए अर्थव्यवस्था को अवसाद का कारण, क्योंकि आ चुका है आपके लिए एक ऐसा पैकेज जो न केवल अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाएगा दोस्तों, बल्कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आप चुटकी बजाते ही हल कर पाएंगे। और ये सफलता, ये कामयाबी एक कदम और करीब ले जाएगी आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन सूची में अपना नाम देखने के। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं अभिनव श्रीवास्तव एसएसजी गुरुकुल के इस मंच पर मिलता रहूंगा आपके साथ, आपसे, आपके लिए, केवल और केवल आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इंतजार करिए दोस्तों हमारी उस क्लास का जो समझाएगी आपको कि अर्थव्यवस्था वास्तव में इतना कठिन भी नहीं है और हम भी एक अर्थशास्त्री हैं। और अगर आपने अपने आप को अर्थशास्त्री की तरह देखना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए ये विषय आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे इसी मंच पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।